Good evening, ma'am. Good evening, Suhani. Okay, so today our topic is friction. अभी तक फ्रिक्शन पढ़ा होगा 9th 10th में क्या होता है? What is its definition? हम एक फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है उसे रोक देता है। उसे रोक देता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस आते हैं? मैम हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं पढ़े। नहीं पढ़े, ओनली फ्रिक्शन पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, सपोज एक आपके पास बैग है, ठीक है, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हैं, हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, एक बैग है बहुत भारी है, उसके नीचे टायर नहीं है, नॉर्मल बैग है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस बैग को पकड़ के आप खींच रहे हो। आप उस टाइम पे खींच रहे हो, एक टाइम पे मान लो छोटा बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा होगा और बैग है कम से कम 25-30 किलो का, ठीक है, और वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा 2 मिनट के लिए उस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसको खींच नहीं पा रहा है। एक पॉइंट पे वो खींचना शुरू हो जाता है ना। एक पॉइंट पर वो क्या हुआ, खींचना शुरू हो गया। तो जब वो खींच नहीं रहा है उस बच्चे से, वो बच्चा उसको मूव नहीं कर पा रहा है, जबकि वो फोर्स तो उस पे लगा रहा है। उस टाइम पर उसमें एक फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन है मेरे पास 3 टाइप के। नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 3 इज काइनेटिक सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड नंबर 3 इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये कब कब अप्लाई हो रहा है, आप ये देखो। जब तक वो बच्चा, मान लो ये बैग है, वो इसको पकड़ के खींच रहा है, ये इसकी स्ट्रैप है, वो इसको पकड़ के खींच रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना। तो वो जब तक खींच नहीं रहा है तब तक इसमें फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। एंड द मूवमेंट एट विच दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट, जब तक वो नहीं चल रहा है, इट मीन्स वहां पर जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक स्टेट में होना, मतलब रेस्ट स्टेट में होना, ये बोल सकते हैं ना, स्टेशनरी पोजिशन में होना। तो जब तक वो नहीं चला है इट मीन्स इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो बच्चा फिर क्या करेगा, फोर्स और ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा, जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कम होता जाएगा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि उसका फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा, है ना। और वहां पर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो जिस पॉइंट पर, जिस वैल्यू पर फ्रिक्शन की दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया इन दोनों का डिफरेंस? स्टैटिक फ्रिक्शन में कंप्लीटली रेस्ट पे है बॉडी, ठीक है। मैम एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो डिफरेंस। कर रही हूँ, वही शुरू कर रही हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन इवन दो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, ठीक है। दिस इज फ्रिक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ऑपोजिंग फोर्स होता है ना, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों है तो काइंड ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये ऑपोजिट इन द नेचर होता है, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन होता है। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स आई एम अप्लाइंग एंड दिस इज द फोर्स विच इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। तो जब वो बच्चा उस बैग को खींचने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं खींच पा रहा है, वो बैग स्टेट रेस्ट स्टेट में है, दैट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जो वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा और ज्यादा फोर्स लगाने लगा, या फिर मान लो उसके पापा आ गए, वो उस बैग को खींच रहे हैं, तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे। अगर वो फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, उस मोमेंट पे उस बॉडी ने चलना शुरू कर दिया, मतलब वो मूवमेंट में आ गई है, तो वहां पर जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब उस वैल्यू तक दिस ऑब्जेक्ट वाज लिमिटेड बाय द दिस फ्रिक्शनल वैल्यू, मतलब वहां तक वो लिमिट में था कि इतनी लिमिट तक मैं स्टेट रेस्ट स्टेट में रहूंगा, लेकिन इसके बाद अगर और फोर्स लग गया तो मैं चलना शुरू कर दूंगा। तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद वो चलना शुरू हुआ, उस वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन, और चलने के बाद अब वो कॉन्टिन्यूस मोशन में चल रहा है, मतलब अब ऐसा नहीं कि उसको बार बार खींचना पड़ रहा है, तुम एक कॉन्टिन्यूस मोशन में उसको चलाए जा रहे हो, उसको खींचे जा रहे हो बैग को। तो अब वहां पर क्या आ गया, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अब ये मोशन में आ गया है, एक्चुअल मोशन में आ गया है, एंड दैट वैल्यू दैट मूवमेंट
at moment the frictional value is known as kinetic friction. Kinetic का मतलब क्या होता है? kinetic और dynamic मतलब मोशन में है. आई समझ में बात? इन तीनों का मतलब समझ में आया? एक एग्जांपल, इनके डेफिनेशंस भी मैं आपको लिखवाऊंगी, बट इनका एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? मैम Yes ये or no? लिमिटिंग वाला नहीं आया. लिमिटिंग वो पॉइंट है फ्रिक्शन की जिस पर बॉडी चलना शुरू करे, वो है. और काइनेटिक चलना शुरू करने के बाद वो कंटिन्यूअस चले जा रही है, वो फ्रिक्शनल वैल्यू. फ्रिक्शन तो तब भी रहेगा ना, फ्लोर और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन तो तब भी रहेगा, ऑलवेज प्रेजेंट है. फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अप्लाइड फोर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. स्टैटिक मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट. Limiting means body starts moving, just starts moving. ओके. किसी को डाउट है इन चीजों में? Kinetic means is in body is in continuous motion. क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है? नहीं है तो पूछ लो, नहीं है तो पूछ लो. आप एक नॉर्मल अपना कोई भी डेली लाइफ का एग्जांपल लेके देख लो ना, वहां पे ये चीज अप्लाई होगी. मतलब आप जो भी काम करते हो, अगर आप चल भी रहे हो एक सरफेस पे, आप चल भी रहे हो तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहे हैं. क्योंकि आप आइस पे चल सकते हो क्या इतनी आराम से जितना हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे चल सकते हैं? कहाँ पर चलना आसान है, आइस पर या फ्लोर पर? किस पे चलना आसान है? क्यों ऐसा? आइस पर. ऐसा क्यों? आइस पे चलना आसान है, आइस पे गिरेगी नहीं, आइस पर गिरेगी नहीं क्या? आइस है उस पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम है, फ्रिक्शनल वैल्यू इज वेरी लेस. ठीक है, लेकिन फ्लोर पर क्या है? एडजस्टिंग है. और फ्रिक्शन क्या होता है? एडजस्टिंग होता है नेचर में. मतलब वो अपनी लिमिट खुद सेट करता है. मैं नहीं कह सकती कि मैं इतनी लिमिट तक फ्रिक्शन रख सकती हूँ. मान लो फ्लोर है, अब ये बैग को पुल कर रहा था, ठीक है, बैग को आगे की तरफ पुल कर रहा था, तो उसको नहीं पता था कि कब ये चलना शुरू होगा, ये बैग कब मोशन में आएगा, बच्चे को नहीं पता था. लेकिन ये जो इंटरैक्शन है बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट, ये इन दोनों के बीच की बात है. ठीक है, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि कितनी देर बाद ये बैग चलना शुरू करेगा. तो वो मोमेंट जिस पर चलना शुरू कर रहा है वहां तक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन पहले क्या कर रहा है? बढ़ता ही जा रहा है ना. जब वो बढ़ के एक लिमिट पर क्या करेगा? एक लिमिट क्रॉस कर लेगा, पहले कम होगा, एक लिमिट क्रॉस कर लेगा, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब वो चलना शुरू हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की जो फ्रिक्शनल वैल्यू है वो एडजस्टिंग है, वो पहले इंक्रीज होगी अपने हिसाब से, वो खुद डिसाइड करेगी कि कब उसको कम होना है, कब उसको ज्यादा होना है, बाय एंड इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नली. ठीक है, तो फ्रिक्शनल वैल्यू इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, कि कैसा नेचर है. मान लो आइस और मैं वुडन की बात करी हूँ, एक तरफ आइस है, एक तरफ वुडन है, एक तरफ ऐसा मिट्टी का फ्लोर है. तो आइस पे क्या बहुत कम फ्रिक्शन है, वुडन पे उससे कम, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन है, और जो मिट्टी का सरफेस है उस पे और ज्यादा फ्रिक्शन है. समझ में आ रही है बात? तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है. और ये किसकी वजह से होते हैं? जो इरेगुलरिटीज होती है, मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा वहां पर फ्रिक्शनल वैल्यू कम रहेगी. लेकिन जहां पर इरेगुलरिटीज मतलब कि जो आप माइक्रोस्कोपिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट में देखते हो और वहां पर आपको ऐसे मतलब वो दिखता है कि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, तो वहां पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है. ठीक है, अब जैसे मिट्टी का फ्लोर देखा है किसी ने? जैसे पुराने टाइम में गाँव में होता था. ठीक है, यस मैम, अभी भी होता है. कच्चा होता है, अभी भी होता है. ठीक है, तो वो वहां पर ऐसा नहीं होता कि मार्बल फर्श है या पत्थर लगा हुआ है या जैसा, वहां पर मिट्टी का ही बनाते. तो उसमें आप देखोगे मिट्टी में तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है ना, मतलब वो स्मूथ नहीं होता है उतना जितना कि टाइल्स होती है. एक तरफ टाइल, एक तरफ मिट्टी का सरफेस है, तो टाइल्स पे तो चलते चलते अगर गीला है तो इंसान गिर जाएगा, है ना. मतलब वहां पर फ्रिक्शन क्या है? कम हो गया. लेकिन मिट्टी की सरफेस पे फ्रिक्शनल वैल्यू क्या है? ज्यादा है. आ रही है समझ में बात? तो इन दोनों सरफेस में क्या मैं तो सेम ही हूँ लेकिन सरफेस चेंज हो गया. अब सरफेस चेंज हो गया तो वो सरफेस क्या करेगा? वो इंटरेक्शन ऑफ माई फुट एंड द फ्लोर,
इट विल डिसाइड द नेचर ऑफ द इट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कि कितनी है, वो खुद करेगा. सो दैट इज द सेल्फ एडजस्टिंग. फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन द नेचर. समझ में आई ये बात? यस मैम. Yes, ma'am. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम. मैम एक चीज पूछनी थी. बिल्कुल पूछो. मैम कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर अगर हम पुल करेंगे या और पुश करेंगे तो किसमें कम फोर्स लगेगा हमारा, पुल में या किसमें? पुश में? उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में पकड़े हो. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको एंगल पे डिपेंड करेगा. अगर आप इसको यहाँ पर ये जो दिख रहा है यहाँ से पकड़ के खींच रहे हो या फिर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है थीटा पर. क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, तो जितना थीटा होगा उतना ही वर्क डन होगा और जितना कम थीटा उतना ही कम वर्क डन. तो जो आप पुश कर रहे हो उसको अगर आप कॉर्नर से पकड़ के कर रहे हो तो सोचो जो ये बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है. ठीक है, अब आप खुद ही ये चीज इमेजिन करके देखो कि कॉर्नर से पकड़ने से वो इजीली मूव करेगा या उसको बीच में पकड़ने से इजीली मूव करेगा. कैसे करेगा आप बताओ, सोच के दिखाओ, बताओ सर. कॉर्नर से क्यों? कॉर्नर से क्यों? क्योंकि जो इस डायरेक्शन का फोर्स है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स, इनका रिजल्टेंट कॉर्नर में आ रहा है ना? Yes. इनका रिजल्टेंट क्या है, कॉर्नर में आ रहा है. यहाँ पर तो एक्स डायरेक्शन है ओनली. ठीक है, तो आप एक कंपोनेंट में ही अब एफ एक्स में ही आप पूरी बॉडी का मास कंटेन करके चल रहे हो. लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को रिजल्टेंट आ गया है एक डायरेक्शन में. अब आप फोर्स रिजल्टेंट फोर्स पे बात कर रहे हो. ठीक है, आपको वहां पे एक्स और वाई में अलग अलग नहीं करना है, ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है. इसलिए अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ के चलोगे तो वहां पर कम फोर्स लगेगा. तो किस में हुआ, पुश में हुआ कि पुल में हुआ? ये आप पुश कर रहे हो. और पुल करोगे तो आप क्या ऐसे कॉर्नर से कर सकते हो? कॉर्नर से करोगे तो क्या पूरी बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी. आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना पड़ेगा फोर्स अप्लाई. आ रही है समझ में बात? अब ये तो पुश करने की कंडीशन थी. अब पुल करने की बात करूं तो पुल तो आप इसको कॉर्नर से करके नहीं कर सकते ना आगे की तरफ मूव. मतलब पुल करना है तो आपको इस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा बॉडी को. तो अगर आप कॉर्नर में फोर्स लगा रहे हो तो ये यहीं पे रहेगी. समझ में आ रही है बात? अगर आप पुल कराओगे तो आपको इधर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तभी तो इजीली मूव करेगी. अगर मान लो एक बड़ा कार्टेन रखा है आपके पास, तो कार्टेन पे आप उसकी सरफेस से धक्का लगाते हो ना कि उसके कॉर्नर से धक्का लगाते हो. आ रही है समझ में बात? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में और कितना एंगल देख के कर रहे हो. ओके, इज इट क्लियर नाउ? सबको क्लियर है? ठीक है, तो यस मैम. इसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ. हाँ पूछो. मैम सेल्फ एडजस्टिंग नेचर. सेल्फ एडजस्टिंग नेचर इसका मतलब ये है बेटा कि जो फ्रिक्शन है ना वो अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करता है. वो डिसाइड करता है किस चीज पे देख के, नेचर ऑफ द सरफेस, कि सरफेस का नेचर कैसा है, वो कैसे सरफेस के कांटेक्ट में है, वो खुद डिसाइड करेगा. मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, एक और एग्जांपल बता रही हूँ कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, मेटल ब्लॉक है. अब वो आइस पे रखा है और वुडन पे रखा है और उस पे मिट्टी के सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है, इन तीनों में आप उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो. आइस पे इजीली हो जाएगा. ठीक है, अब ब्लॉक सेम है, वही मैं तीनों पे सेम जगह पे उस पे ऑब्जर्वेशन ले रही हूँ. तो आप आइस पे रख के उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, वो इजीली हो जाएगा. ब्लॉक पे करोगे, आइस से थोड़ा ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा लेकिन मूव करेगा. अब आप मिट्टी के सरफेस पे कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वो फोर्स ज्यादा क्यों लगाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है. सरफेस जैसे मैं चेंज कर रही हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है. फ्रिक्शन तो ऑपोजिंग होता है ना इन नेचर मोशन के. समझ में आ रही है बात? जो फोर्स मैं एक्सटर्नली अप्लाई करती हूँ उसके ऑपोजिंग इन नेचर होता है. तो आप जब जैसे जैसे सरफेस चेंज करते जा रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है. मैंने चेंज क्या करा है, मेरे पास तो ब्लॉक सेम है, बस मैंने सरफेस चेंज किया है. तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा है ना खुद. फ्रिक्शन की वैल्यू खुद बढ़ती जा रही है ना, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस. यस. अरे समझ में बात? तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं भी सेम हूँ, ब्लॉक भी सेम है.
चेंज क्या हो रहा है, सरफेस चेंज हो रहा है, और सरफेस चेंज हो रहा है तो मुझे फोर्स भी चेंज मतलब अलग अलग लगाना पड़ रहा है। और वो अलग अलग फोर्स लगाने का मतलब क्या है, क्यों रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और फ्रिक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सरफेस पे। अभी क्लियर है? तो इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं कि ये खुद अपनी वैल्यू डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। अब क्लियर है, बेसिक Yes, क्लियर है इसका? ठीक है, तो मैं इसके डेफिनेशंस लिख रही हूँ कुछ, क्योंकि मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है, तो आपको यही मिलेगी। ओके ओके मैम। मेरी हैंड राइटिंग के लिए मुझे क्षमा करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैम नहीं कर सकते। नहीं करोगे, कर दो यार। मैम सोचेंगे बाद में। बेटा वैसे मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारी जमा करने की। मैम आप ऐसी लैपटॉप से लिखते हो? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम अब क्लियर है। आ जाएगी, आ जाएगी। मैम आप तो पेंसिल से लिख रहे हो फिर भी इतनी ऊपर नीचे राइटिंग। अरे यार मत ही पूछो यार, ये सब तो तुम ऊपर मैम इतनी। लैपटॉप से लिख रहे हो? हाँ और क्या। मैम माउस मैम से। मैम पेंसिल से नहीं लिख रहे। किससे? मैम पेंसिल आती है ना वो। मैम वो पेन पैड आता है। हाँ है। If we try to slide a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface, and that is known as friction. Very simple Friction. definition. ठीक है? That Yes, is ma'am. known as friction. Okay. And this identity is represented by, वैसे समझ तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा? और ही खराब हो। मैम अब आ रहा है। This identity is represented by a single force. अब फ्रिक्शन की यूनिट और डायमेंशंस क्या है ये बताओ, फ्रिक्शन के यूनिट्स एंड डायमेंशंस। मैम वो तो नहीं होते शायद। मैम फ्रिक्शन की भी कोई यूनिट होती है? हाँ फोर्स है ना ये, फ्रिक्शन कोई और बला नहीं है, ये फोर्स ही है, ऑपोजिट नेचर में फोर्स है। मैम न्यूटन। न्यूटन, यस मैम न्यूटन होगा ना। यस यस न्यूटन वेरी बाबा गुड। की जो। एंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस, है ना? यस मैम। यस पैरेलल टू द, and opposite to applied force. yes, and opposite to the direction of applied force. मैम ये दिस के बाद क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? मैम दिस के बाद। is parallel, this is parallel. मैम उससे ऊपर। Identity, this identity is represented by a single force that is called frictional force, and this is parallel to the surface and opposite to the direction of the force. ठीक है? अब हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस नाउ। मैम वो लिखा नहीं अभी। मैम एक बार दिखा। मैम दिखा दो स्लाइड। देख लो। कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। लिख लिया? यस मैम। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर वन कौन सा था भाई? Static स्टैटिक friction. फ्रिक्शन। नंबर 2 Limiting. लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 3 Kinetic. काइनेटिक को डायनामिक बोल सकते हैं ना। काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन में है, और जो चीज मोशन में उसको हम डायनामिक भी बोल सकते हैं। Yes, ma'am. अब काइनेटिक के भी पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
एंड दूसरा पार्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। अब जैसे हम बैग का एग्जांपल ले रहे थे, बैग को स्टेशन पे एक लड़का खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, ये सरफेस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। तो उस बच्चे को बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही है ना। काइनेटिक में आ गया तब भी फोर्स तो लगाना ही पड़ रहा है, कंटिन्यूअस मोशन में है तब भी फोर्स तो लगाना ही पड़ रहा है। अगर मैं इस बैग में टायर लगा दूं, टायर लगा दूं तो आसान हो जाएगा काम, यस मैम, आसान हो आसान हो जाएगा ना। अब आसान हो गया तो अगर मैंने टायर लगा दी तो टायर क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, बट ये स्टिल कांटेक्ट में है ना सरफेस के, स्टिल ये टायर कांटेक्ट में है सरफेस के, एंड नाउ दे आर रोलिंग, नाउ दिस बैग इज ऑन द व्हील्स एंड व्हील्स आर रोलिंग, ठीक है। तो अब इन टायर्स और सरफेस के बीच में भी कोई फ्रिक्शनल वैल्यू है कि नहीं है? उस फ्रिक्शनल वैल्यू को क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और जिस मूवमेंट पर अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है, एक्चुअली स्लाइड कर रहा है, ठीक है, वहां पर भी मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये दोनों मैं मूव करा रही हूँ, ठीक है, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, दोनों को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रही हूँ। तो क्या इन अब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं ना, स्लाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन है। समझ में आ रही है बात? मतलब इनमें स्टैटिक ma'am. फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सब कुछ ओवरकम कर चुका। अब काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मोशन में है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, बट चल तो रहा है अभी भी, ठीक है। तो जब स्लाइड कर रहा है उस फ्रिक्शनल वैल्यू को मैं क्या बोलती हूँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देती हूँ। एंड रोल कर रहा है, व्हील्स पे है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, रोलिंग फ्रिक्शन बोल दूंगी। आ गई समझ में बात? अब ये बताओ अपने दिमाग से, अपने सोच से, कि कौन से केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, कौन से में कम होगी, चलो बताओ। मैम रोलिंग वाले में कम होगी, है मैम स्टार्टिंग में ज्यादा होगी। सबसे रोलिंग ज्यादा वाले में कम, किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, मैम स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है, स्लाइडिंग वाले में। स्लाइडिंग। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्लाइडिंग में है? यस मैम। कितने बच्चे बोलते हैं ऐसे? मैं, नाम बोलो, नाम। लक्ष्य, लक्ष्य, मैम सृष्टि। सृष्टि, शाबाश। तो बेटा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है स्टैटिक। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कोशिश कर रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट चले ही नहीं, ये मैम चाहता है कि ऑब्जेक्ट चले ही मैम नहीं। आपने रोलिंग और स्लाइडिंग में से पूछा आपने था। रोलिंग और वो मैंने स्लाइडिंग इन में सब पूछा में था से ना, पूछा है, 1 2 3 सब में पूछा है, सब में फिर मैम किसमें? हमारा भी स्टैटिक है। स्टैटिक है ना? यस यस मैम। मैम। मैक्सिमम इज स्टैटिक, देन लिमिटिंग एंड देन काइनेटिक, काइनेटिक, ठीक है। यस मैम। maximum kinetic maximum friction is in the static, then limiting and then kinetic। मतलब स्टैटिक तो बहुत ज्यादा है ना, कि वो अपोज कर रहा है ऑब्जेक्ट को, चलने ही नहीं दे रहा है, वो एडजस्ट बढ़ाए जा रहा है, खुद को बढ़ाए जा रहा है, लेकिन कब तक बढ़ाएगा, हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे अपना, तो जब फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो लिमिटिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन काइनेटिक। अब इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है एंड रोलिंग फ्रिक्शन उससे कम है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है खास, है ना, वहां पर तो यस सबसे कम है। तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं, यहां तक सबको क्लियर है ना डेफिनेशंस? यस और नो? यस मैम। हाँ, ओके। सो आई एम राइटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। The opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface
of the another. But the actual motion आगे क्या होना चाहिए? Has not yet started. Why है ये why? That value of opposing force is known as static friction. क्या कह रहा है ये? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नॉट येट इन द मोशन, एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो उस वैल्यू तक मैं उसको क्या बोलूंगी? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूंगी. ठीक है, 1 मिनट Yes, यार. अब आ रही है आवाज? yes, आ रही ma'am. है. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया? कर लिया. पढ़ लिया मैम, पढ़ लिया. ठीक है, इसका हम बनाते हैं FPT. दिस इज, ये मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक्सटर्नल, उधर रखा थे टेबल पे. ये मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. इसका FBD बनाएंगे. डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल. नॉर्मल को मैं R भी लिख सकती हूँ. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों सेम है. आपको बहुत जगह पे आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे, अभी तक हमने N पढ़ा है, अब आपको फ्रिक्शन में ये N ही R में दिखेगा. इसको मैं R भी डिनोट कर सकती हूँ, तो ये मत सोचना कि अलग क्या आ गया. ओके, Yes, ma'am. ओके मैम. तो ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसका मास है m. मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप एक फोर्स क्रिएट हो गया, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. एंड अपवर्ड डायरेक्शन में दैट इज NOR, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? mg. नाउ व्हाट इट इज? फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और r. ये रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये n क्या है? अब mg है, मास पर डिपेंड कर रहा है ना. n इज इक्वल टू, मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg. बेसिकली ये भी फोर्स ही है. अब मैं इसको लिख रही हूँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या आएगा? म्यू. इसको मैं लिख रही हूँ म्यू n, और आई कैन राइट इट इज म्यू mg. f इज इक्वल टू म्यू mg. किसी बच्चे ने कल मुझे पूछा था, मैम व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स? यही पूछा था ना. म्यू इज इक्वल टू व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यस, म्यू एस लिखा होना चाहिए, क्योंकि एल भी हमारे पास तो 3 टाइप का फ्रिक्शन है ना. आप यहाँ पर अगर म्यू एस है तो इट मीन्स इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. अरे वापस भी लाना था. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. मैम ये वाला बस स्टैटिक फ्रिक्शन पे लगेगा, क्या? ये फॉर्मूला, ये वाला नहीं नहीं, फॉर्मूला. अब सब पे लगेगा. अब फ्रिक्शनल वैल्यू तो मतलब ये जो सिनेरियो बना है
ये है तो सेम, फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज्यादा है बस, है ना। ओके मैम। ये फ्रिक्शन की वैल्यू ही कम ज्यादा होगी, बस चेंज होगा तो क्या होगा, सरफेस होगा। अगर मैं इसको सेम, मैम फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस पे भी डिपेंड करेगी और mg पे भी डिपेंड करेगी। यस बेटा यस, नेचर ऑफ द सरफेस। एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एल एम जी, और म्यू एल हो जाएगा। काइनेटिक के लिए क्या हो जाएगा, एफ के दैट इज म्यू के एन और एम जी, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस क्लियर है, क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल है, क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे फ्रिक्शन के। अब इसके मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, कुछ केसेस क्या क्या हैं इसके, ये मैं यहाँ पर बना देती हूँ फिर से, और बगल में इसके केसेस लिखते हैं। Number 1, if applied force is F external is equal to frictional force, तो क्या होगा, then what will happen, जल्दी बताओ। मोशन नहीं होगा। Yes, then body will be at rest. इक्विलिब्रियम में है ना, मतलब जैसे हमने एनएलएम में पढ़ा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन हियर, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है ना। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब कोई फोर्सिंग लग रहा है तो इट इज एट रेस्ट स्टेट। तो ये कंडीशन है दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हियर। क्लियर। नंबर टू क्या है, दैट static friction is always self-adjusting force because it changes itself in accordance with the applied force and, और दूसरी चीज क्या है, अरे बताओ, नेचर ऑफ द सरफेस। किस किस पे डिपेंड कर रही है, सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये कम हो जाएगा, कम फोर्स लगाऊंगी तो ज्यादा हो जाएगा, एंड नेचर ऑफ द सरफेस इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैम इटसेल्फ के बाद क्या लिखा है, इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस, मतलब अकॉर्डिंगली जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाइड फोर्स एंड नेचर ऑफ द सरफेस। ओके मैम। क्लियर है। अब लिखते हैं लिमिटिंग। नंबर 2 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैम एक बार दिखा दो पीछे का। हाँ जी बिल्कुल। मैम वो वाली स्टैटिक फ्रिक्शन के केस थे। हाँ, स्टैटिक मैम फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैम ये वाले जो दोनों केसेस हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं। हाँ जी, यस मैम। चलो आगे, आगे चले बेटा। यस मैम। यस मैम। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, अगर मैंने अप्लाई फोर्स को इंक्रीज कर दिया, देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। एक बार तो इंक्रीज करेगा ना, अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं तो कुछ टाइम लेता है ऑब्जेक्ट मूव करने में, तो एक बार क्या करेगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा कि मैं रोक लूं, ये भी एक कोशिश करता है बढ़ने की, मतलब ऑब्जेक्ट को रोकने की। लेकिन जब मैं उससे भी, अगर मैं कॉन्टिन्यूअसली अप्लाइड फोर्स ज्यादा बढ़ाए जा रही हूँ तब इसकी कुछ नहीं बस की,
फिर ये नहीं रोक पाएगा ऑब्जेक्ट को, तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। और वो फ्रिक्शन की वैल्यू जहां पर ऑब्जेक्ट मूव जस्ट स्टार्ट करे करना, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, क्या डाउट था? मैम बस स्टैटिक फोर्स ही होता है सेल्फ एडजस्टिंग। नहीं नहीं, फ्रिक्शन की नेचर इज एडजस्टिंग है, ओके मैम। ठीक है। बट इफ द अप्लाइड फोर्स exceeds a certain, or we call it maximum value, then the body starts moving, and this maximum value of static friction and this maximum value of static friction up to which body does not move is called limiting friction. समझ में डेफिनेशन? कोई डाउट है इसमें? मैम If the applied force is increased, में नहीं हाँ हाँ, क्या मैक्सिमम वैल्यू से ये लाइन समझ में नहीं आई। बता रही हूँ। If the applied force is increased, then the force of static friction also increases. If the applied force exceeds a certain value, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड कर गया है, या मैं बहुत ज्यादा ही फोर्स लगा रही हूँ, then the body starts moving. ये मैंने बताया कि आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर जाएगा और बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। यस सो मैम। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ही ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कम ज्यादा है वही तो डिसाइड कर रहा है लिमिटिंग है कि रोलिंग है कि नहीं भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन ही स्टार्ट हुआ था ना, पहला स्टेप तो स्टैटिक ही था, वो चलने ही नहीं दे रहा था, ये सब तो चलने के बाद की कंडीशंस है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब वो फ्रिक्शन की वैल्यू जहां तक वो ऑब्जेक्ट को रोक रहा है, मूव नहीं करने दे रहा है, दैट वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? या फिर आप ये कह लो कि वो फोर्स जो फ्रिक्शन, जो ऑलरेडी जो वहां पर फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर ले, उस वैल्यू को मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रही हूँ। या जिस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, मैं उस पॉइंट को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रही हूँ। या फिर आप ये कह लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वैल्यू जहां पर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट नहीं हुआ है बट इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं है, या ऊपर से चला गया? मैम आ गया। आ गया, सबको आ गया? यस या ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैम ये केसेस लिख रहे हो? हाँ, केसेस ही है, मतलब लिख लो, उसके पॉइंट्स है ये लिमिटिंग के। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज in contact is directly proportional to the normal reaction between them, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, FL is directly proportional to R and FL can be written as mu S maximum R, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो mu L is equal FL is equal to mu L R। इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया? ये क्या कह रहा है? mu S maximum और mu L, दिस इज द सेम थिंग। कैसे सेम है बच्चों, बताओ कैसे सेम है? मैम जब मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे जब भी तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनेगा।
बनेगा। और मैक्सिमम किस चीज का हो रहा है? स्टैटिक का हो रहा है। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इनका ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एट मैक्सिमम वैल्यू आर इक्वल। ये क्लियर है? मैम नॉर्मल के बाद क्या लिखा है आपने? रोटेशन। नॉर्मल के बाद नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, रोटेशन नहीं है, रिएक्शन है। यहां तक सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैम डायरेक्ट। एक आगे नोट नहीं किया था। दिखाती हूँ, देख लो। हो गया? यस मैम। ठीक। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग ले लो, लिमिटिंग की बात करें हम यहाँ पर, इज ऑलवेज, बताओ ऑलवेज, आगे बोलो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये तो क्लियर है ना? ठीक है। अब बात आती है इसकी, F इज इक्वल टू म्यू एस आर, और म्यू एस एन लिख लो और एम जी लिख लो, सेम ही बात है। तो यहाँ पर म्यू एस क्या है? F बाई आर है ना? F की यूनिट क्या है? न्यूटन। नॉर्मल भी तो क्या होता है? नॉर्मल भी तो फोर्स ही होता है ना। मतलब ये जो नॉर्मल है, दिस इज इक्वल टू एम जी, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इनकी इसकी यूनिट भी क्या हो गई? न्यूटन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो न्यूटन एंड दिस इज ऑल्सो न्यूटन, ए कैंसिल आउट। सो म्यू एस जो है, वैल्यू ऑफ म्यू एस इज डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है, m0 l0 t0, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। समझ में आ गया कैसे? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ द फोर्स। दो डिफरेंट टाइप के फोर्स है तो फोर्स ही, तो उनका रेशियो है। सो दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं, इनकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। तो ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जो यूनिटलेस नहीं होते लेकिन उनके डायमेंशंस होती है, या डायमेंशन। म्यू के नीचे एस क्यों लिखा? क्या? मैम म्यू के नीचे एस क्यों लिखा? स्टैटिक ले रही हूँ ना बेटा मैं, यहाँ पे लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैक्स लिख लो यहाँ पे या म्यू एन लिख लो, सेम ही बात है, ओके। ठीक है। नाउ यस नेक्स्ट पॉइंट इज, अब बात करते हैं म्यू की। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ म्यू, अब ये एस एल और के अपने हिसाब से लगा लेना, जो भी आपको केसेस गिवन हो, कंडीशन गिवन हो, न्यूमेरिकल्स में या किसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मैं इस जनरल म्यू की बात कर रही हूँ। सो व्हाट इज द म्यू? वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल and nature of the surface in contact. क्लियर है ना ये वाली पॉइंट? दैट मीन्स क्या क्या सरफेस की कंडीशंस हो सकते हैं? सरफेस में भी वेट या ड्राई, सूखा है कि पानी है, पानी फ्रिक्शन को कम कर देता है ना? पानी फ्रिक्शन को कम कर देता है ना? गीले फर्श पे हम जल्दी गिर सकते हैं। वेट और ड्राई, रफ और स्मूथ, ये सरफेस की क्या है? प्रॉपर्टीज है। रफ है कि स्मूथ है, पॉलिश्ड है कि अनपॉलिश्ड है, ये इसकी कंडीशंस हैं। ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? म्यू। म्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन द कांटेक्ट। दैट मींस सरफेस में भी वेट, ड्राई, रफ, स्मूथ एंड पॉलिश्ड एंड अनपॉलिश्ड। क्लियर है ये पॉइंट?
क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. बोर हो गए क्या भाई? यस मैम। मे बी। बोर हो गए? नो मैम। कौन बोला तो यस मैम? मैम मैम स्कूल आयुष। लेकर आए ना अभी इसलिए। यस। क्या लेकर आए? हम स्कूल 6 घंटे का। ओहो, मैं भी लेकर आई हूँ। मैं लग रही हूँ बोर? तुम तो पढ़ के आए हो, मैं पढ़ा के आई हूँ। मैम पढ़ने में ज्यादा मेहनत लगती है। पढ़ाने में नहीं लगती। आज तो गर्मी भी मैम इतनी पढ़ाने में मजा आता है। आज गर्मी भी इतनी खतरनाक थी ना, बस पूछो मत। अब काइनेटिक और डायनेमिक में क्या हो जाएगा? इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड फर्दर, मतलब लिमिटिंग से ज्यादा मैंने फोर्स दे दिया, इट सेट्स द देन इट सेट्स द बॉडी इन द मोशन। ठीक है, दैट वैल्यू इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन and it is also depending on the normal. So Fk is directly proportional to R and Fk can be written as mu k R. क्लियर ना ये वाली चीज? ये तो बहुत सिंपल थी। ठीक है, अब इनका जो रिलेशन था ये दिस म्यू के इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक। ये चीज मैं बता चुकी हूँ। क्लियर है ना ये वाली चीज? अरे हाँ कि ना? Yes, ma'am. अब इसके टाइप्स Yes. पढ़ेंगे। इसके Yes, टाइप्स ma'am. क्या क्या है? नंबर 1 इज मैम स्लाइड दिखा दो पीछे वाली। क्या? मैम स्लाइड पीछे वाली दिखा दो। 1 मिनट। एक सेकेंड। ये देखें, हो गया? यस मैम। ठीक है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द अनदर। ठीक है, एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट like like wheel, ठीक है, व्हील, स्फीयर और सिलेंडर, यही रोल कर सकते हैं ना? गोल चीजें जिनकी रेडियस होगी वही रोल कर सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हील, स्फीयर, सिलेंडर rolls over the surface, then the force of friction that comes into play is rolling friction. अब इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? चल मैं यही लिख देती हूँ। फ्रिक्शन रोलिंग इज इक्वल टू म्यू आर rolling and mu r, this is normal or reactional force and that is divided by radius. This is the radius of the object जो भी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है r पे, ये थोड़ा सा अलग है उससे। अब एक बात बताओ, या तो आपके पास एक छोटा व्हील है या फिर एक आपके पास बड़ी साइकिल का व्हील है या फिर एक सिलेंडर है, किसको रोल कराने में ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा? किसको रोल कराने में फ्रिक्शनल वैल्यू ज्यादा रहेगी? मतलब वो सेम ही बात है। अगर बड़े व्हील को। बड़े में ज्यादा, बड़ा Yes, ma'am. सरफेस है, बड़ा सरफेस है, मतलब मान लो एक साइकिल है,
तो साइकिल की जो रेडियस है इन कंपैरिजन टू दिस, छोटा लगा लो, छोटा कोई भी व्हील लगा लो, एक साइकिल, छोटे बच्चों वाली साइकिल, एक बड़े बच्चों वाली साइकिल है, दोनों साइकिल के क्या है, टायर्स है। अब टायर मतलब जो छोटा है, जो छोटा है उसमें फ्रिक्शनल वैल्यू क्या करेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका क्या है, अगर आर कम है तो जो एरिया है इन द कॉन्टेक्ट वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर पतली टायर्स, बहुत पतली टायर्स है और जिनकी आर ज्यादा है, ठीक है, जिसकी रेडियस ज्यादा है, उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करती है, कम लगानी पड़ती है, फ्रिक्शन इज लेस हियर। एंड यू कैन सी दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर है, एक तो छोटा सिलेंडर है और एक आपके पास मान लो बड़ा सिलेंडर, ठीक है, तो आप दोनों में से उनको रोल कराना चाहते हो, तो जो छोटा सिलेंडर है आप उसको हल्का सा पुश दोगे, वो थोड़ी सी दूर जाके रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो एक बड़ा सिलेंडर है, अब वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास, उससे पहले सेंटर ऑफ मास समझो, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटर ऑफ मास का मतलब, जैसे ये पेन है, तो इस पूरे पेन का मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड, मतलब एक पॉइंट पर सिचुएटेड है। मैं उस पॉइंट पर इसको क्या कर सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ। मान लो जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो गया, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन में से किसी में भी नहीं गिर रहा है, एक पॉइंट पर ये होल्ड हो गया, जैसे अभी अभी टिका हुआ है, मतलब इस पॉइंट पर इस बॉडी का मास क्या है, सेंटर्ड है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, दैट इज नॉन सेंटर ऑफ मास। तो जितना ज्यादा बड़ा सरफेस है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ज्यादा मास रख रहा है, ठीक है, और जितना कम है उस पे कम मास रहेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल वैल्यू तो मेरी कम हो उतना ही अच्छा है ना। तो जितना बड़ा सरफेस है मैं उसको क्या करूंगी, और ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करूंगी ताकि ये आराम से मूव कर सके। तो जितना ज्यादा फोर्स मैं लगाऊंगी उतना ही क्या, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े सरफेस की रेडियस आर ज्यादा हो गई और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात, रिलेट कर पा रहे हो, यस और नो? मैम जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। यस, नहीं, उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसकी मैम ये ये चीज समझ नहीं आई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अरे सपोज करो कि ट्रक की टायर्स हैं, ट्रक की टायर्स क्या मोटी मोटी होती है ना, ट्रक की टायर्स मोटी मोटी होती है, बट उसकी रेडियस क्या होती है, छोटे टायर होते हैं, बहुत बड़े टायर तो नहीं होते, मतलब नहीं, ट्रक के टायर्स तो बड़े होते हैं, लेकिन जो साइकिल होती है, जैसे वो गियर वाली साइकिल आती है मोटे मोटे टायर्स वाली, उसका वो कोशिश ये करते हैं कि टायर्स हम जितने बड़े बना सके बनाए, क्योंकि बड़े टायर्स में क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगी और फ्रिक्शनल वैल्यू कम लगेगी। और ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट पे। एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट मतलब जो ग्राउंड के साथ कितना एरिया तुम्हारा कॉन्टेक्ट में है। अगर ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में रहेगा मतलब ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, अगर कम एरिया कॉन्टेक्ट में है तो मतलब कम फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है रेडियस पे। अब जो टायर्स जो है वो बड़े क्यों बनाए जाते हैं, जैसे साइकिल्स हैं, तो जिस जैसे साइकिल्स को मॉडिफाई करते हैं, जो पुराने जमाने में आती थी, जो अभी आ रही है, तो साइकिल इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन उनके टायर्स बड़े बनाए जाते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके। मतलब क्या हो कि मास जो है, वो जो आउटर बाउंड्री है, टायर जो होता है उसकी जो बाउंड्री है वो उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, वो कम ज्यादा ना हो, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना बड़ा सरफेस होगा, मतलब जितनी रेडियस बड़ी है उतना ही ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितना ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटर पे, मतलब सेंटर पे कम होना चाहिए मास, सेंटर पे मास कम होना चाहिए, बीच में आउटर पेरिफेरी पे, मतलब बाउंड्री पे अगर ज्यादा मास होगा, बाउंड्री पे अगर ज्यादा मास है तो वो इजीली मूव कर पाएगी। अगर बीच में है, मान लो एक एक वो है जो साइकिल में जो टायर्स लगते हैं, अगर आप उसको, जो टायर के जहां पर वो बीच में क्या बोलते हैं उनको, वो स्टिक्स होती है, क्या बोलते हैं वो, उसको भूल गई मैं, अगर आप उसको सेंटर से पकड़ के घुमा रहे हैं, या फिर ऐसे है, ये ऐसे टायर होता है ना, ये ऐसे बनी हुई होती है बीच में, तो आप अगर उसको बीच में से पकड़ के ऐसे घुमा रहे हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फिर अगर आप उसको बाहर से पकड़ के एक बार ऐसे घुमा दिया तो कम ज्यादा फोर्स लगेगा? कौन सी कंडीशन में ज्यादा फोर्स लगेगा ये बताओ, बीच में पकड़ के घुमाने में या फिर बाउंड्री से पकड़ के घुमाने में? मैम बीच वाले में। बीच वाले में ज्यादा फोर्स लगेगा, बाउंड्री से पकड़ के घुमाएंगे तो कम फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है, ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियस कम है, रेडियस कम है तो मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और जितना ज्यादा मास है मुझे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, मास इज लाइक इनर्शिया ना, ये बोल सकती हूँ ना मैं। तो अगर मैं बड़ा सरफेस लूंगी तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बड़े एरिया में, तो वो एक छोटे पार्ट पे कम मास होगा, तो जितना ज्यादा एक छोटे पार्ट पे कम मास है तो वहां पर फोर्स भी कम लगेगा मूव कराने के लिए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अगर आप बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहे हो, मान लो इसका मास है 10 kg और ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है 10 kg, मैं दोनों टायर की बात कर रही हूँ, इसका भी मास है 10 kg। अब इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, पूरा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर है। और अगर मैं देखूं मास कंसंट्रेटेड यहाँ पर है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड तो ओवर ए स्मॉल एरिया हो गया ना, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया है, लेकिन सेम मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन यहाँ पर रेडियस मैंने यहाँ पर 2 थी, इस वाले में 2 थी, इस वाले में मैं 5 ले रही हूँ, तो ये इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो अब ये सेम मास क्या है, बड़े सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, सेम मास बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर जो आप फोर्स लगाओगे, अब इसको मास ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो मतलब वहां पर अगर आप इसके सेंटर पे फोर्स लगाते हो या फिर इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हो, तो वो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मास ज्यादा है, ओवर द बाउंड्री मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इससे तो ज्यादा है, मतलब ये 10 kg है, मान लो ये मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल वाले पार्ट में मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये कितना बनेगा, 10 kg, 1 kg हो गया। अब यहाँ पर सरफेस बढ़ गया तो 15 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ ना, 10 से तो ज्यादा ही होगा, अभी 15 पार्ट्स में मैंने 10 को डिवाइड कर दिया, तो एक स्मॉल पार्ट पे मास कितना हो गया, कम ही पड़ रहा है ना दोनों से। ये चीज समझ में आ रही है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लार्ज सरफेस एरिया इज लेस एंड ऑन अ स्मॉल सरफेस एरिया इज मोर, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा और मुझे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और इधर जितना बड़ा सरफेस है उतना ही ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लार्ज एरिया। अब लार्ज एरिया पे हो गया तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वहां पर कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज हैवी बट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पेरिफेरी, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे वो देखा है जो स्केटिंग करते हैं, आपने टीवी में देखा होगा, जो आइस पे होते हैं वो क्या पहनते हैं, स्केटर्स पहनते हैं, और फिर वो रोल करते रहते हैं, तो वो अपने आप को, अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, वो शुरू करते हैं घूमना, फिर अपने हाथों को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उनका मास जो है वो कंसंट्रेटेड रहे, वो सरफेस एरिया कम ले, अगर वो सरफेस एरिया कम लेगा तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास यहाँ पर ये इस चीज का ये मतलब है कि अगर बड़ा एरिया है तो वहां पर उसका मास क्या है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ए स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बट इन ए मच मोर क्वांटिटी देन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कम है तो बड़े ऑब्जेक्ट को मुझे घुमाने, अब आप सोच के देखो, एक आप ऐसे स्कूटर का टायर लो, ठीक है, आप स्कूटर का टायर लो और आप उतने ही वेट का एक साइकिल का टायर ले लो, साइकिल का टायर आपको बड़ा मिलेगा और स्कूटर का टायर आपको छोटा मिलेगा, तो दोनों में से किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो जो जितना ज्यादा फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ इट मीन्स उतना ही फ्रिक्शन है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है। मेरे Yes, सीधे ma'am. सीधे कहने का मतलब ये, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मास उतना ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया पे मतलब अब बड़ा सरफेस एरिया है तो मास जो स्मॉल पार्ट्स में देख रही हूँ
तो वो डिवाइड हो गया है ज्यादा, तो स्मॉल स्मॉल पार्ट देखूंगी तो मास की वैल्यू कम हो रही है ना, कम कम है ना। हर जैसे मैंने बताया 10 kg को मैंने एक तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मैंने 15 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो किस वाले ऑब्जेक्ट में एक स्मॉल पार्ट में ज्यादा होगा, 10 kg वाले में ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। और 10 kg में अगर ज्यादा है तो वहां पर मुझे उस ज्यादा वेट जिसमें है मुझे उस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, और जितना ज्यादा फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ उस पे, इट मीन्स उस पे फ्रिक्शन उतना ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। और जो बड़ा सरफेस एरिया है उस पर मास कितना हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स मुझे वहां पर है कम लगाना पड़ रहा है। जैसे नहीं देखते वो बच्चे वो टायर से खेलते हैं, ऐसे वो स्टिक से उसको भगाते हुए फिरते हैं, ठीक है, गांव में आपने देखा होगा ऐसे बच्चे खेलते हैं, तो वो छोटा टायर क्यों नहीं लेते, वो स्कूटर का टायर लेके क्यों नहीं खेलते हैं, ये सोचो। क्योंकि जो बड़ा टायर है उसको मूव कराने में आसानी रहती है, और जो छोटा टायर है वेट भले ही दोनों का सेम हो, छोटा टायर स्टिक से कैसे मूव कर पाएगा, वो उसमें आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा टायर क्या है, बड़े टायर पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज क्वांटिटी, और वो इजीली मूव कर जाता है, इजीली मूव करेगा क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल वैल्यू कम रहेगी, और जो छोटी बॉडी है उसमें फ्रिक्शनल वैल्यू ज्यादा रहेगी। समझ में आई बात? मैम अगर मास सेम हो तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा ना फ्रिक्शन? हाँ, सरफेस एरिया मतलब किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है। रोलिंग Yes, मतलब मेरा एक गोल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, तो सर्कुलर में क्या रेडियस ही रहती है और क्या रहता है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, अब इसका मैं एक बना रही हूँ ग्राफ। इस पे सोच के देखना, प्रैक्टिकल्स आप जो भी आप भी खेले होगे टायर से, ये सोच के देखना कि ऐसा क्यों होता है, समझ में आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात। मैम जगह ही नहीं है, कहाँ खेलें? जगह ही नहीं है, ग्राउंड नहीं है आपके आसपास कहीं पे, स्कूल में नहीं खेलते हैं? मैम स्कूल में टायर कहाँ से आएगा? गेम पीरियड तो मिलता है सबको। मैम स्कूल मैम में वो नहीं नाम का खिलाते। होता है, वो काम का नहीं होता। मैम हफ्ते में एक गेम पीरियड होता है, उसमें भी टीचर एब्सेंट हो जाती है आधी बार तो। यस मैम हमें तो खिलाते ही नहीं है, मैम हमें में तो लेके क्लास में जाते बिठा के रखते हैं। और 11th में ये बोल ले साइंस वाले बच्चों को गेम्स पीरियड नहीं मिलता, तुम पढ़ाई करो जाकर। हैं। यस मैम। मैम मतलब हम सिर्फ पढ़ाई करते रहे। नहीं यार, ये तो साइंस गलत करके बात देख है, लेते हैं ना, मैम तो सब ये कुछ बोलते हैं टाइम तुम बैलेंस। साइंस स्टूडेंट लग नहीं और रहे ना हो। हमें गेम्स में पार्टिसिपेट करने देते क्योंकि हम साइंस के बच्चे हैं। मैम एनुअल फंक्शन में भी नहीं करने देंगे। मेरे स्कूल में तो आज मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्ची आती है, बोलती है मैम 10 मिनट का इस क्लास को ब्रेक दे दो। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं मैम इनका न्यूट्रिशन ब्रेक है। मैंने कहा ये क्या होता है न्यूट्रिशन ब्रेक? मैम इसमें ये 10 मिनट्स में फ्रूट्स खाएंगे। मैंने कहा मतलब? तो कहती कि इनमें है ना इस 10 मिनट्स में हम बच्चों को वो टाइम देते हैं कि इसमें ये जो जो भी अपने न्यूट्रिशन की चीज जो लेकर आया वो इसमें खाए, स्पेशली इसी टाइम में बैठ के। हमारे वो स्कूल में भी होता है। मैम हमारे स्कूल में भी होता है। मैंने ये चीज पहली बार सुनी थी, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मैं 10 मिनट्स के लिए क्या लेक्चर बंद कर दूं? देन स्टूडेंट्स लाइक मैम आप पढ़ाओ, हम पढ़ते पढ़ते खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी तुम न्यूट्रिशन फूड लाए हो खाओ। मैम हमारे हमारे यहाँ स्कूल तो में भी आयरन होता की है ये। गोली मिलती है और कुछ नहीं मिलता। आयरन की गोली मिलती है? यस Yes. मैम। हाँ, आयरन हमारे स्कूल में भी मिलती है। मैम वो हमारे स्कूल में भी मिलती है। यस मैम। सब बच्चों को मिलती है। मैम आपको भी मिलती है? मैं बच्ची थोड़े हूँ, मैं तो मैम हूँ। फिर सब बच्चों को बोला मैंने, सबको नहीं, सब बच्चों को मिलती है ऐसे बोला। देखो 1 मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। मैम पर वो खाते नहीं है हम गोली। खानी चाहिए, फिर तुम लोहा खाओगे, लोहा खा के तुम लोह पुरुष बन जाओगे, मैम वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तुम भी बन पर जाओगे। मैम वो तो महिला है, महिला है? मतलब वो तो गर्ल है ना, आपने लोह पुरुष बोला। सही लोह बात। नारी। लोह नारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो अब ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो O से A तक मतलब ऑब्जेक्ट है बाहरी,
ठीक है, उसको मैं खींचने की कोशिश कर रही हूँ बट वो खींच नहीं रहा है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, है ना। तो जो ओ से ए पार्ट है, ओ ए क्या बता रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ बट फ्रिक्शन फोर्स है वो भी खुद की वैल्यू बढ़ाए जा रहा है। फर्स्ट तो ये इंक्रीज ही करता है लेकिन एक मोमेंट के बाद इसकी चलती नहीं है, ये अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, तो ये क्या करता है, अपनी कोशिश भी छोड़ देता है। तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रही है, कम। और एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, एफ एस इज मैक्सिमम। ओके, अब ए से बी तक, अब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर चुका है मेरा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और उस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ए से ये चलना शुरू किया मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया, कम होगा ना, तो ये कम हो गया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए से बी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया है। तो इस एट पॉइंट ए टू बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात। यस मैम। अब चल पड़ी है गाड़ी मेरी, चल पड़ी, अब चले ही जा रही है, बी टू सी वो चले ही जा रही है, और ये किससे रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से। सो बीसी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ये चीज। यस मैम। ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ए बी इज रिप्रेजेंटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड बी सी इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है हमेशा, पैरेलल, बीसी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैम बी के आगे हमेशा ऐसे कांस्टेंट पे ही जाएगा ना ग्राफ, ऐसे पैरेलली बस। पैरेलली तो लिखा है मैंने, बीसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट ही तो है। ये थोड़ा सा ही तुझे लग रहा है क्या मैं स्केल यूज करके बनाऊं क्या। यस मैम। यस मैम, अपनी नोटबुक में बना लेना, समझा दिया ना, बता दिया ना, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। चलो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करती हूँ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो पढ़ लेना, मैं स्लाइड सेंड करूंगी, डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, मैम आपको पता है स्कूल से ज्यादा तो यही मजा आता है। ऑनलाइन में यस मैम। मुझे स्कूल में आता है। मैम क्यों, हम अच्छे नहीं है। अच्छे तो हो बट प्रॉब्लम है मेरे को,